Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of Electromagnetic Induction. बच्चों इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रॉड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, जिस प्लेन में इस रॉड को ले जाया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसे क्या किया जा रहा है, इस रॉड को इसे v वेलोसिटी से ले जाया जा रहा है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसकी लेंथ l है और किसी फिक्स्ड पॉइंट से है ना, या फिर किसी फिक्स्ड लाइन से हम लोग इसकी दूरी मेजर कर रहे हैं और उसकी दूरी कितनी है, फिलहाल x है। तो बच्चों इसी डायग्राम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस रॉड का नाम क्या दे दिया गया, PQ दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहां पर अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लूं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक तो एक रैंडम स्पीड होगी और उसके अलावा वो टुवर्ड्स राइट भी जा रहा है। ठीक है, इस रॉड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूं तो उसके पास एक रैंडम वेलोसिटी होगी ना, इधर उधर उधर उधर, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि वो रॉड के साथ आगे भी तो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो रैंडम वेलोसिटी होती है उसकी वजह से नेट फोर्स उस पर कितना लगता है, जीरो लगता है ना। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। लेकिन ये जो आगे की तरफ ये बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स एन एवरेज फोर्स एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू v क्रॉस b वेक्टर, है ना। ऐसा लग रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ जा रहा है और उसकी वजह से उस पर फोर्स कितना लगेगा, q इंटू वी क्रॉस b वेक्टर, जहां पर q की वैल्यू क्या है, -e, बिकॉज q इज द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन और हमें वो पता है कि वो कितना होता है, -e होता है। साथ ही बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं चार्ज पार्टिकल पर, वो होता है फॉर्मूला q इंटू वी क्रॉस b। तो यहां पर अगर मैं v क्रॉस b करूं तो वो कैसा आ रहा है, अगर मैं v क्रॉस b करूं तो वो आ रहा है टुवर्ड्स q, है ना। लेकिन बच्चों यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, v क्रॉस b के साथ एक नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि जो फोर्स आ गई नेट इस इलेक्ट्रॉन पर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स qp, है ना। मतलब p की तरफ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो धक्का खा रहा है। अगेन मैं बता दूं, v क्रॉस b करने पर डायरेक्शन आ रही थी टुवर्ड्स q, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन फोर्स की क्या हो गई, ऑपोजिट, मतलब q से लेकर के p की तरफ वो फोर्स आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस फोर्स की वजह से बेसिकली क्या होगा कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स p। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं उसकी वजह से p पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा और Q पॉइंट पे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बच्चों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चार्जेस जो है इधर इधर आकर के क्या हो गए, वो एक कुछ P पर जमा हो गए और कुछ Q पे कम हो गए, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E डेवलप होगी और उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी Q से P की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब लेकिन बच्चों आप सोचिए कि कब तक इस तरीके से एक्यूमुलेशन होता जाएगा, ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पर लूं तो अब वो बोलेगा कि मैं नेट फोर्स फील ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो फील कर रहा था एक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी। और ऐसा हो जाए कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पर उतना ही लगने लगे मैग्नीट्यूड वाइज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा, तब ऐसा हो जाएगा कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नेट फोर्स जीरो फील करेगा, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगे। तो वही देखिए, द फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, हर फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। और साथ ही बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि चार्ज कब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जब तक एफ बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज एफ ई के बराबर ना आ जाए, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं।
उस केस में Q इंटू V क्रॉस B इट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद Q इंटू E वेक्टर। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि VB है ना, द मैग्नीट्यूड V इंटू B हैज टू बी इक्वल टू E है ना, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों इस कंडीशन के बाद क्या होगा, आफ्टर दैट देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर PQ। और उस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो आना ही है Q और P के बीच में। क्यों? क्योंकि Q और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि Q और P के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, है ना। और हम लोग जानते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है ना। तो इसका मतलब Q जो है वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा और P जो है वो लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू V इंटू B है। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से अगर मैं L डिस्टेंस की बात करूं, है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो L डिस्टेंस के अलॉन्ग अगर मैं बात करूं तो उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, E इंटू एल का आएगा। और E की वैल्यू VB है, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, VBL। क्लियर है ये बात। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, तो उनकी वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ। क्लियर है ये बात। तो ये जो EMF आया वो किसकी वजह से आया है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और EMF की वैल्यू कितनी है, V इंटू B इंटू एल। सो एज दिस EMF इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, है ना। अगर स्पीड 0 होती तो तब तो नहीं हो पाता, तो इसीलिए यहां पर जो मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस हुआ है इसका नाम क्या होता है, मोशनल EMF। तो बच्चों अगर सिर्फ एक रॉड है ना, PQ अगर रॉड है तब तो सर्किट क्लोज नहीं था। सिर्फ अगर हमारे पास एक रॉड होती तब तो सिर्फ EMF इंड्यूस होता, करंट नहीं फ्लो कर पाती। लेकिन मान लीजिए कि यहां से इस तरीके से हम लोग एक क्लोज्ड पाथ इसके लिए बना दी है ना, सच दैट की रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस बार क्या होगा, इस बार करंट भी फ्लो करेगा, है ना। और करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E अपॉन R प्लस स्मॉल r, है ना। जहां पर R क्या है, कैपिटल R क्या है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r क्या है, इस PQ रॉड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट की वैल्यू आ गई E अपॉन R प्लस स्मॉल r। और करंट की डायरेक्शन कैसे सोचे, तो आप देखिए कि जब ये रॉड आगे की तरफ जा रहा है ना, तो हम लोगों ने ये देखा था कि Q पॉइंट जो है ना, Q पॉइंट जो है वहां पर क्या आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और P पॉइंट पर क्या आ गया, P पॉइंट पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जिसकी वजह से P पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस PQ रॉड पर अगर मैं EMF को शो करना चाहता हूं तो कुछ ऐसी बैटरी से मैं शो कर दूंगा, है ना, जिसमें Q की तरफ वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और P की तरफ वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट EMF जो है वो VBL है ना। और वो किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कराना चाह रहा है, वो बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में करंट प्रोड्यूस कराना चाह रहा है। और इसका रीजन हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो लूप है ना, जैसे जैसे ये रॉड आगे जा रहा है वैसे वैसे एसोसिएटेड फ्लक्स जो है ना, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इट विल ट्राई टू सेट अप अ करंट, जिसकी वजह से क्या हो, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट हो। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करना है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज सेंस वाली। क्लियर है ये बात। तो जो एक तरीका तो हमने सॉल्व करने का क्या देखा कि अगर सिर्फ रॉड PQ को देखें तो उसमें जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू आ रही थी VBL, और उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर करंट निकाल लिया बाय नोइंग द रेजिस्टेंसेस। एक और मेथड बच्चों क्या हो सकता था यहाँ पर, यूजिंग फैराडेज लॉ। जैसे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर, है ना, इस मोमेंट पर जो लेंथ है ना, जो लेंथ जो है इस मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है वो है x। तो कितना एरिया एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है, x मल्टीप्लाइड बाय l। तो मैं यहां पर फ्लक्स क्या लिख सकता हूं इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, आई कैन राइट फ्लक्स एज b मल्टीप्लाइड बाय l इंटू x। अब हमें पता है फैराडेज लॉ से
कि ईएमएफ क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है ये बात? तो यहां से अगर मैं माइनस डी फाई बाई डी टी करूं तो वो कितना आ जाएगा, माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है ये बात? और हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि जैसे जैसे ये पीक्यू रॉड आगे जा रहा है, एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेसिकली ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटू एल इंटू वी। क्लियर है ये बात? इसको हम लोग और सिंपली क्या बोल सकते थे कि ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी। तो यहां से भी हम लोग एक काम कर सकते थे कि सिंपली हम लोग बी इंटू एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते थे, तो वो भी हमारे को बी एल इंटू वी ही दे देता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एक तो निकाल लिए। अब साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि चूंकि है ना, जैसे जैसे पीक्यू रोड आगे जा रहा है वैसे वैसे इनवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर फ्लक्स को बढ़ाना है इनवर्ड डायरेक्शन में तो करंट को क्लॉकवाइज सेंस में आना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी लगा सकते थे, क्लॉकवाइज सेंस वाली। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इस मेथड को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज करा। एक तो सबसे पहले यूज करा फैराडेज लॉ, और करंट की डायरेक्शन चुनने के लिए हमने यूज करा लेंजेज लॉ। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर लूप MNOP being pulled out of a magnetic field with a uniform velocity v by applying an external force capital F. The length Mn is equal to L and the total resistance of the loop is capital R. Find, और यहाँ पर 5 पार्ट दिए हुए हैं सवाल के, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को डील करते हैं। सबसे पहला पार्ट है द करंट इन द लूप। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो एक्चुअली ओपी से एक्सपोज नहीं, मतलब ओपी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो तो सिर्फ इतने से रीजन में है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो MNOP है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकल रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब जरा देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं। यहां पर अगर मुझे करंट निकालना है ना, तो मैं यहां पर फैराडेज लॉ लगा सकता हूं, या फिर मैं मोशनल ईएमएफ की वजह से MN पर, है ना, M और N के अक्रॉस बेसिकली ईएमएफ देख सकता हूं कि कितना इंड्यूस हुआ है। तो मुझे ये पता है कि MN, है ना, इस MN रॉड पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। द EMF विल बी इक्वल टू V इंटू B इंटू L। क्लियर है ये बात? ON और MP इन दोनों रॉड्स पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, और उसका रीजन पता है क्या होगा? उसका रीजन एक्चुअली ये है कि आप ऐसे देखिए, ये जो NO रॉड है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको खिसकने की जगह नहीं मिल रही। जैसे M और N, मतलब M और N के बीच में क्या था कि जैसे यहां पर मैं MN ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, इसको मैं M कह दे रहा हूं और इसको N कह दे रहा हूं। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में लग रहा था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ। तो इनके पास खिसकने के लिए जगह थी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर आ गए और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन इस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये जो रॉड है ये इतनी पतली है कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आने के लिए क्या चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्रिएट हो पाती जब क्या होता, यहां पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जगह होती सच दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है दूर जा पाते और एक तरफ क्या होता, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, है ना। तो ये रीजन है कि NO और MP इनमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट होगा तो सिर्फ M और N के बीच में होगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि EMF की वैल्यू क्या आएगी, EMF की वैल्यू आएगी VBL। और हम लोग यहां पर अगर सोचे कि कौन हाई पोटेंशियल पर होगा और कौन लो पोटेंशियल पर, तो हमने अभी अभी देखा कि VBL, है ना, जब हम लोगों ने किसी इलेक्ट्रॉन को देखा तो उस पर फोर्स कैसे देखा, Q इंटू V क्रॉस B करके। तो जब Q इंटू V क्रॉस B किए तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर M की तरफ आया, मतलब ये नेगेटिव M जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा इधर, और N की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम लोग यहां पर, है ना, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग यहाँ पर अगर बैटरी शो करना चाहें तो एक ऐसी बैटरी शो कर सकते हैं, सच दैट कि M की तरफ नेगेटिव टर्मिनल हो और N की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो। क्लियर है ये बात? तो अब अगर मैं करंट की वैल्यू बताना चाहूं तो मैं क्या बोल दूंगा, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि सिंपली कितना है, R है। तो I की वैल्यू जो है वो बड़े आसानी से कितनी आ गई, E डिवाइडेड बाय R आ गई। अब बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि करंट जो है वो बेसिकली किस सेंस में फ्लो कर रहा है, करंट जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है ना। और MN और साथ ही साथ ये दो हॉरिजॉन्टल रॉड जो है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स होता है I इंटू एल वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो NO रॉड है ना, उसके पास भी करंट है और उसका एक हिस्सा जो है मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड भी है। तो NO वाली रॉड पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, I इंटू एल क्रॉस B, मतलब ऊपर की तरफ। और ये जो PM रॉड है इसमें भी उतना ही हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं I इंटू एल क्रॉस B की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो NO और MP पर मिला करके तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब रह गया MN, है ना। तो MN पर हम लोग देख सकते हैं कि I इंटू एल क्रॉस B करने पर जो फोर्स आ रहा है वो टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस फोर्स की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी I मतलब कि E अपॉन R, मतलब कि VBL अपॉन, यहां पर R कर देते हैं, ये हो गया I इंटू लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ L ही दी हुई है, तो I इंटू एल इंटू बी। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि MN रॉड पर फोर्स कितना लग रहा है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू V B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे रॉड पर, है ना, पूरे मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ 4 रॉड्स, इस पर मिला करके फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। और उसकी वैल्यू हम लोगों ने बी पार्ट में देखी कितनी है। तो अगर इसे कांस्टेंट स्पीड से जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स जो राइट की तरफ लग रहा है उसको भी कितना लगना पड़ेगा, उसको भी सेम मैग्नीट्यूड का लगना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सी पार्ट है उसका भी जवाब यही आ गया। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में, जिसमें क्या पूछा गया, द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो F फोर्स लगा रहा है और ये जो पूरा का पूरा लूप है ये किस स्पीड से आगे जा रहा है, वो V स्पीड से आगे जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर बेसिकली होता है F डॉट V, है ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, और एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो यहां सिंपली हो जाएगा पावर कितना, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब बच्चों आखिरी पार्ट में आ जाते हैं जिसमें पूछा है द थर्मल पावर डेवलप्ड इन द लूप। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, है ना। तो हम लोग ई पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। थर्मल पावर क्या होता है, वो होता है I स्क्वायर इंटू आर, है ना। पावर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर। अब I जो है वो हम लोगों ने निकाल रखा है, I देखिए VBL अपॉन आर है। तो यहां मैं लिख देता हूं VBL अपॉन आर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है ये बात? तो एक ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड जो है वो मैं ऐसे बता सकता हूं कि इस सिस्टम पर, है ना, इस सिस्टम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना एक्ट कर रहा है, वो कैपिटल F है। अब हम लोग यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, वो कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, वो पावर प्रोवाइड कर रहा है F इंटू V। क्लियर है ये बात, जो कि हम लोगों ने डी पार्ट में निकाल रखा है। अब इस सिस्टम में क्या कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, कहीं पर भी कोई एनर्जी स्टोर तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो भी एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है सिस्टम पर बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना, वो इसकी ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा पा रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसकी स्पीड क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट कैपिटल F, उसकी वजह से कोई भी चेंज यहां पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं आ रहा है। मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड एज द हीट प्रोड्यूस्ड। मतलब सारा का सारा जो पावर प्रोवाइडेड है वो कहां जा रहा है, वो हीट
के फॉर्म में गायब हो रहा है। तो थर्मल पावर डेवलप्ड इन द लूप वो बेसिकली क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स पूरा का पूरा कहा जाएगा एज थर्मल पावर डेवलप्ड इन द लूप। तो इसीलिए देखिए बच्चों यहां पर जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, v² L² जो कि बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ रॉड ऑफ लेंथ L is translating at a velocity v, making an angle theta with its length. A uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of motion. Calculate the EMF induced in the rod. Draw a figure representing the induced EMF by an equivalent battery. तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, है ना, हम लोग इस एक काम कर सकते हैं, इस वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट में चलिए ब्रेक कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि v sin थीटा की मदद से अगर मैं v sin थीटा के हिसाब से v क्रॉस b करूँ, है ना, क्योंकि बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो v क्रॉस b अगर करूं तो v क्रॉस b की डायरेक्शन लेफ्ट में आ रही है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो वो फोर्स राइट में लगेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है ना, वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये तो असर आया v sin थीटा की मदद से, है ना। v cos थीटा क्या कर रहा है, v cos थीटा के हिसाब से अगर देखें तो v क्रॉस b अगर आप करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर वो कैसी आ जाएगी, v क्रॉस b अप आ रहा है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली क्या दिक्कत आ रही है कि फोर्स तो है पर इलेक्ट्रॉन के लिए खिसकने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पा रहा है इस पर्टिकुलर, है ना, इस पर्टिकुलर फोर्स की मदद से। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि v cos थीटा का ईएमएफ इंड्यूस कराने में कोई भी रोल नहीं है, तो जो रोल है वो किसका है, v sin थीटा का है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ हो जाएगा v sin थीटा इंटू b इंटू एल। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ अगर हमारे को एक डायग्राम बनाना है जिसमें इक्विवेलेंट बैटरी अपने को शो करनी है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी डायग्राम में आ जाइए और यहाँ पर मुझे नेगेटिव टर्मिनल किधर दिखाना होगा, टुवर्ड्स राइट दिखाना होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से बैटरी बना सकता हूं और ईएमएफ क्या लिख सकता हूं, VBL sin थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा फाइनल डायग्राम जिसमें मैंने जो ईएमएफ है ना, उसकी वैल्यू भी लिख दी है और इक्विवेलेंट बैटरी को यहां पर बना भी दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन एंगल AOB इज मेड ऑफ अ कंडक्टिंग वायर moves along its bisector through a magnetic field B as shown. Find the EMF induced between the two ends if the magnetic field is perpendicular to the plane of the angle. तो बेसिकली इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वो परपेंडिकुलर टू दिस एंगल AOB है और डायरेक्शन हमें दी हुई है कि ये जो एंगल AOB है वो किस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे को निकालना है EMF इंड्यूस बिटवीन द टू एंड्स। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं AO को पहले देखूं, है ना, मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, AO को देखता हूं। ठीक है, तो अगर AO को देख रहा हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा θ/2 और हमें ये भी दिया हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की जो स्पीड है वही इसकी भी स्पीड होगी, तो वो v है ना। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि अगर इसकी स्पीड v इस डायरेक्शन में, तो हमारे को इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट देखना चाहिए, इस वेलोसिटी का हमें वो कंपोनेंट देखना चाहिए जो AO के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, जैसा हम लोगों ने पिछले सवाल में भी देखा था। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि चूंकि ये वाला एंगल θ/2 है तो ये जो कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा, v sin θ/2। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा इस AO में वो कैसा होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E बराबर v sin θ/2 मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय यहां पर इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली L है ना। ये जो सवाल में दे रखा है कि OA और OB दोनों की लेंथ एक्चुअली L ईच है,
तो ईएमएफ कितना हो जाएगा ए ओ के अक्रॉस v साइन थीटा बाई 2 इंटू बी इंटू एल। साथ ही हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहां पर कौन सा एंड जो है, जैसे ये ए है और ये ओ है, तो कौन सा एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और कौन सा एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से v साइन थीटा बाई 2 है ना, ये वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं इसकी परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो v क्रॉस b अगर करेंगे तो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ आ रही है, क्योंकि v क्रॉस b की डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो हमें क्या देखना है कि डायरेक्शन पलट जाएगी। तो बेसिकली o जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और a जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो हम लोगों ने एक बात तो समझ ली यहाँ पर कि AO जो है ना, उसको अगर मैं वहां पर एक इक्विवेलेंट बैटरी लगाना चाहूं तो मैं कैसे शो करूंगा, O के पास मैं नेगेटिव टर्मिनल शो करूंगा और A के पास मैं पॉजिटिव टर्मिनल शो करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब मैं OB को देख रहा हूं, है ना। OB को अगर मैं देखूं तो मैं क्या यहां पर देख पा रहा हूं कि इस वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू OB, वो हो जाएगा v साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली मैं एक काम करता हूं, पॉजिटिव चार्ज पे देख लेता है ना। बाय कन्वेंशन तो हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स देखें तो जब मैं v क्रॉस b करूंगा, है ना, v साइन थीटा बाई 2 बेसिकली मैं वेलोसिटी मान रहा हूं, तो v क्रॉस b करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज में देख पा रहा हूं कि वो O की तरफ खिसकने की टेंडेंसी रख रहा है। तो इसका मतलब इस बार भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो किस तरीके से आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल इस बार आएगा O के तरफ और नेगेटिव टर्मिनल आएगा B की तरफ। तो अब अगर मैं ओवरऑल देखूं, है ना, वैसे तो OB में भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, E इज इक्वल टू v साइन थीटा बाई 2 इंटू बी इंटू एल। OB की भी जो लेंथ है वो एल दी भी थी। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारे को दो बैटरीज दिखाई दे रही हैं, और B से लेकर के A की तरफ मैं अगर जाऊं तो ये पूरा का पूरा एक सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही है ना। तो यहां पर मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि E नेट मतलब कि B और A के बीच में जो नेट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V साइन थीटा बाई 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय B इंटू एल। यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों ही ईएमएफ जो है वो इक्वल है और दोनों सीरीज में है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहां पर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। बेसिकली आप देखिए कि मैंने क्या करा है, यहां पर ये जो एंगल AOB था, है ना, इसके साथ एक और एक्सटेंशन यहां पर बना दिया, सच दैट कि ये जो है ना, ये एक लूप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, मैंने AB, है ना, A से B को अगर डायरेक्ट में कनेक्ट कर दूं तो उतने ही लेंथ के बराबर यहां पर भी एक लेंथ यहां पर एज्यूम करा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कि इसका जो ओवरऑल एरिया है वो मैं कितना कह सकता हूं, ओवरऑल जो एरिया है वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और उसमें क्या ऐड करूंगा, उसमें मैं ऐड करूंगा x मल्टीप्लाइड बाय AB, है ना, A से B तक की दूरी कितनी है, वो बेसिकली हो जाएगी 2 टाइम्स L साइन ऑफ थीटा बाई 2, है ना। ये जो 2L साइन थीटा बाई 2 है, ये बेसिकली क्या है, ये है A से B तक की डायरेक्ट दूरी। ठीक है ना, ये मैंने कौन सा एरिया लिखा, ये मैंने वो एरिया लिखा जो मैग्नेटिक फील्ड से बेसिकली एक्सपोज्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे एंगल AOB, है ना, ये जो AOB है ये v स्पीड से जब आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है, आप सोचिए कि ये जो एंगल है थोड़ा आगे खिसक जाएगा, है ना। तो मान लीजिए बच्चों कि ये डेल्टा x डिस्टेंस से आगे गया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो लूप है ये डेल्टा x से और बाहर निकल गई, तो वो पोर्शन डेल्टा x, वो जो एरिया है ना, एक्स्ट्रा एरिया डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय कितना, ये वाली लेंथ AB, वो कितनी हो जाएगी 2L साइन ऑफ थीटा बाई 2, है ना। ये एक्स्ट्रा एरिया जो है जो पहले फील्ड के अंदर था वो अब फील्ड के बाहर आ गया। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो बेसिकली कितना हो गया, वो हो गया B मल्टीप्लाइड बाय 2L साइन ऑफ थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x, है ना। और अगर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी चाहिए
तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर भी डेल्टा टी लगा दूंगा। अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है वो कितना दे रखा है, वो v दे रखा है ना, सवाल में यही मेंशन्ड है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ईएमएफ जो है ओवरऑल वो कितना इंड्यूस होगा, b इंटू 12 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई v। और चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है तो वो ए ओ बी के अक्रॉस ही हो सकता है ना, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, जैसे ये जो ए डी और बी सी, ये जो दो पोर्शन है इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ कंडक्टिंग रॉड ए बी इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। It is kept in a region of uniform magnetic field B such that the plane of semicircle is perpendicular to magnetic field. This rod is being moved with a constant speed V perpendicular to AB. Find the EMF developed between the two ends. तो बच्चों जैसा कि सवाल में दिया हुआ था मैंने उसके हिसाब से डायग्राम बना दिया है। यहां पर एक ए बी सेमी सर्कल मैंने बनाया जिसका रेडियस कैपिटल आर है और एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो करी जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर है, ठीक है। और ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने यहां पर वेलोसिटी ऑफ द रॉड दिखा रखा है, ठीक है। तो देखिए अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे करा जाए इस सवाल को। तो बच्चों एक काम करते हैं, किसी फाई एंगल पर जाते हैं और वहां से डी फाई एंगल और आगे चले जाते हैं ना। तो यहां पर अपने को आप देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट मिल रहा है। अब इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी लेट अस से कि वो डीएल है, ठीक है। तो अब इस डीएल को चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने यहां पर ये जो डीएल लेंथ है ना उसको यहां पर दिखाया इस तरीके से, और उसकी स्पीड जो है वो तो v है, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूं तो हमें ये पता है कि ये वाला एंगल जो है वो तो फाई है। तो अगर ये एंगल फाई है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये भी एंगल फाई होना पड़ेगा। इसका मतलब इस डीएल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है ना, वो कितनी हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी बेसिकली हो जाएगी v साइन फाई। क्लियर है। तो यहां पर मैं स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना, इस डीएल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना लिख सकता हूं, वो मैं लिख सकता हूं v साइन फाई मल्टीप्लाइड बाय b इंटू इसकी लेंथ हो जाएगी dl। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहां पर dl जो है ना, उसमें अगर मैं ये देखूं कि किस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और किस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो मेरे को v क्रॉस b करने पर ये समझ में आ रहा है बड़े आराम से कि यहां पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ये होगा और नेगेटिव टर्मिनल ये होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और सिर्फ इसी डीएल में नहीं, मैं कहीं पर भी डीएल ले लूं, मैं देख पा रहा हूं कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बी की तरफ है और पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा ए की तरफ है। तो मैंने ये मान लिया कि ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और बी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि सारे के सारे छोटे छोटे डीएल का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरीके का आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली मैग्नीट्यूड निकालूंगा डीई का। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि डीई को और क्या लिखा जा सकता है, v इंटू साइन ऑफ फाई मल्टीप्लाइड बाय b और dl। dl बेसिकली क्या हो जाएगा, आप देखिए रेडियस r है, एंगल d फाई है, तो dl हो गया r d फाई, है ना। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, तो e बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ de, जो कि कितना आ जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा v b r इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई d फाई, है ना। और फाई की लिमिट क्या रखी जाएगी, आप देखिए फाई जो है वो 0 से लेकर के बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, पाई तक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिमिट रख दूंगा 0 से लेकर के पाई तक। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं कि ईएमएफ कितना आ रहा है। ये आ जाएगा v इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय r, और साइन फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ फाई, और लिमिट है 0 से लेकर के पाई तक। तो हमारे को पता है कि कॉस पाई जो है वो तो -1 होता है और कॉस 0 जो है वो होता है 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ईएमएफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ट्वाइस ऑफ v b r, है ना। तो यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज बोल रखी है कि a जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और b जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, है ना। तो एक चीज मैंने यहां पर आंसर को देख करके सोचा कि जो चीज हम लोगों ने इतनी मुश्किल से हासिल करी उसको हासिल करने का एक बड़ा आसान अप्रोच हो सकता था। और वो अप्रोच ये है कि अगर मैं
ए और बी को सिंपली कनेक्ट कर देता हूं, है ना। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को जो है सिंपली कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो इक्विवेलेंट रॉड आ गई, इसकी स्पीड क्या है, ऊपर की तरफ v है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ r है। तो अब अगर मैं सिंपली ऐसे सोचूं कि ये मेरे पास एक रॉड ए बी है ना, आई जस्ट हैव अ रॉड ए बी और जिसकी स्पीड है v और मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसी, तो इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए क्या आएगा। अगर मैं q इंटू वी क्रॉस बी करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल तो ए को ही बनना पड़ेगा, है ना। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वी बी एल करने पर जो ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा, v इंटू बी इंटू ट्वाइस ऑफ आर, और यही तो आया था। और साथ ही साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए की तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल है वो बी की तरफ है। तो यही आंसर हमारा इस पूरे इंटीग्रेशन को परफॉर्म करके आया था। और यही हासिल करने का एक और तरीका क्या हो गया, एक इसी को हासिल करने का तरीका हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ मेथड। मतलब ये जो इफेक्टिव लेंथ मेथड है वो क्या कह रहा है कि आप सिंपली किसी भी इररेगुलर शेप की वायर हो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आपके लिए ये सिर्फ एक स्ट्रेट रॉड बन जाएगी ना। आप इसको सॉल्व करिए, जो जवाब आएगा वो क्या करेगा, पिछले जवाब से मैच करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ मेटल रॉड PQ ऑफ लेंथ L is rotating about its end P in a region of uniform transverse magnetic field of strength B. What is the value and polarity of motional EMF induced in the rod? Neglect centripetal force acting on the free electrons as they rotate in circular paths. तो बच्चों जैसा कि यहां पर दिया है कि हमारे को क्या करना है, we have to neglect centripetal force acting on the free electrons as they rotate in circular paths. मतलब कि हमें ये मानना है कि जब ये घूम रहे हैं इस तरीके से तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, है ना। जो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धक्का खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरफ डेफिशिएंसी होती है और एक जगह थोड़े एक्सेस में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होती है ना। तो हमें ये अज्यूम करना है कि जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, जब स्टेडी स्टेट आ जाए, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, है ना, नेट फोर्स कितना लगे, 0 लगे। वरना अगर हम लोग मैकेनिक्स का सहारा लेते तो हमें क्या देखना होता कि चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे तो उस पर नेट फोर्स कितना लिख देते, नेट फोर्स हमें लिखना पड़ता m ओमेगा स्क्वायर इंटू उसकी रेडियल डिस्टेंस। लेकिन सवाल में कहा गया है कि उसे हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस सवाल को करा जाए। तो बच्चों पहले क्या होता था कि स्पीड जो है वो रॉड की यूनिफॉर्म होती थी, है ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीड से रॉड घूमता था और हम लोग VBL लिख देते थे, EMF इंड्यूस्ड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अलग अलग लोकेशन पर जब हम लोग जा रहे हैं रॉड के, तो उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग आ रही है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी x डिस्टेंस पर जाते हैं फ्रॉम P और वहां से dx डिस्टेंस और आगे जाकर के एक एलिमेंट लेते हैं और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की तो स्पीड हम लोग क्या मान सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्पीड हम लोग फिक्स्ड मान सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं किसी x डिस्टेंस से और dx आगे गया और यहां पर मैं कह रहा हूं कि dx लेंथ की एक रॉड मुझे दिखाई दे रही है ना। अब जो ये dx लेंथ की मुझे रॉड दिखाई दे रही है, उस रॉड की मैं स्पीड क्या बोल सकता हूं, इस रॉड की मैं स्पीड बोल सकता हूं v बराबर ओमेगा इंटू एक्स, है ना। v बराबर r ओमेगा बेसिकली मैंने यूज करा है। तो इसको मैं एक रॉड मान करके इसके लिए कैलकुलेशन तो कर ही सकता हूं ना। तो मैं कह सकता हूं कि इस रॉड पे, है ना, इस रॉड के लिए मैं कह सकता हूं कि EMF इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा VBL, मतलब कि ओमेगा एक्स इंटू बी, ये हो गया v इंटू बी, और इस रॉड की लेंथ कितनी मानी मैंने, dx। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो इससे हमारे को टोटल EMF आ जाएगा। तो EMF बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ओमेगा इंटू बी, ये तो बाहर आ जाएंगे, और ये अंदर आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो यहां से EMF की वैल्यू आ गई ओमेगा बी, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक भरनी है, बेसिकली एक्स की लिमिट भरनी है अपने को 0 से लेकर के L तक, है ना। तो जब वैल्यू भरेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बस एक चीज और देखनी है हमारे को कि कौन सा पॉजिटिव सिरा होगा और कौन सा नेगेटिव सिरा होगा। तो आप ऐसे देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पर इमेजिन कर रहा हूं, इस पर हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। V क्रॉस B करने पर वो लेफ्ट आ रहा है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स राइट की तरफ लगेगा। तो बेसिकली Q वाला जो एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और P वाला जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसे इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करना चाहता हूं, है ना, तो जैसे कि यहां पर P है, यहां पर Q है, तो हम लोगों ने क्या हासिल करा था कि P वाला जो एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक ऐसी बैटरी, है ना, इस तरीके की एक बैटरी से हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं जिसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ कंडक्टिंग वायर ए बी ऑफ लेंथ स्मॉल एल, रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम स्टार्ट स्लाइडिंग एट t equal to 0 down a smooth vertical thick pair of connecting rails as shown. A uniform magnetic field B exists in the space in a direction perpendicular to the plane of the rails. Find the velocity of the wire as a function of time. तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, हमारे को थिक पेयर ऑफ रेल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ए बी जो है वो बेसिकली क्या है, एक वायर है, और ये t इक्वल टू 0 पर स्लाइड करना चालू हो रहा है ना। यहाँ t इक्वल टू 0 पे इसे बेसिकली रिलीज किया गया इस तरीके से ताकि वो स्लाइड करते हुए नीचे आए। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियस है कि mg तो है ही जो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग समझ सकते हैं कि ए बी पर एक फोर्स और लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो बेसिकली होगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ए बी में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से करंट भी आएगा, और करंट के आने से और मैग्नेटिक फील्ड के होने से दोनों की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि एक फोर्स फील करेगा ये जो वायर ए बी है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस चालू करते हैं। बच्चों एक काम करता हूं, मैं इसका नाम C दे देता हूं और इसका नाम D दे देता हूं, है ना। ये C है और ये D है। किसी टाइम पर मान लेते हैं कि ये जो ए बी रॉड है ना, ये जो ए बी वायर है बेसिकली, इसकी स्पीड लेटर से कि V हो गई। ठीक है, तो इस समय मैं क्या कह सकता हूं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो B दे रखी है और वो बाहर की तरफ है ना। तो हम लोग समझ रहे हैं ये बात कि यहां पर इस ए बी के नीचे जाने से जो बाहर की तरफ कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन वाला जो फ्लक्स है वो बेसिकली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है बाहर की तरफ तो उसे कम करने के लिए क्या कोशिश होगी, कम करने के लिए एक ऐसा करंट डेवलप करेगा जिसकी वजह से जो फील्ड है वो इनटू द स्क्रीन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें समझ में आ रहा है कि एक क्लॉकवाइज करंट यहां पर डेवलप होगा। क्लॉकवाइज करंट डेवलप होने का मतलब हो गया कि करंट जो है वो बी से ए फ्लो करेगा। अब आप देखिए यहां पर कि अगर करंट बी से ए फ्लो कर रहा है और लेटर से कि उस समय करंट की वैल्यू आई है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं फोर्स ऑन ए बी, है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी क्या लिख सकता हूं, आई इंटू ये जो ए बी दूरी है, ए से बी की दूरी जो है एल दे रखी है, तो एफ मैग्नेटिक उसको मैं कितना बोल सकता हूं, आई इंटू एल इंटू बी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आप देखिए राइट हैंड थंब रूल से आई इंटू एल क्रॉस बी करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं ए बी रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, अगर मैं यहां पर ए बी रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं एक फोर्स इस पर नीचे की तरफ mg शो करूंगा और एक फोर्स मुझे और शो करना पड़ेगा I इंटू एल इंटू बी, है ना। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब स्पीड नीचे की तरफ v है और करंट यहां पर I है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग मैकेनिक्स लगाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस I इंटू एल इंटू बी, है ना। नेट मान लेते हैं कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं mg माइनस आई एल बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, mg माइनस आई कितना हो जाएगा, आई जो है वो बेसिकली हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। तो यहां पर जो है EMF हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो EMF तो एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए वो हो जाता है V इंटू बी इंटू एल, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं I के बदले लिख सकते हैं, यहां मैं अलग से लिख देता हूं I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस देखिए अपने को स्मॉल r दिया हुआ था, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन R, और E को क्या लिख सकते हैं,
ई को लिख सकते हैं v इंटू बी इंटू एल। ठीक है, तो यहां से देखिए मेरे पास i कितना आ जाएगा, i आ जाएगा v b l डिवाइडेड बाय स्मॉल r, फिर साथ में l इंटू बी भी है, तो l इंटू बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन dt, है ना। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा mg माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। क्लियर है ये बात। तो अब एक काम करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी इंटू आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू आर इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा टर्म ले आते हैं, एम जी आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अपॉन एम इंटू आर के। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं ना। हमें पता है कि t बराबर 0 पर तो ये चलना चालू ही कर रहा था, तो v बराबर 0 था, और लेटर से किसी t टाइम पर वेलोसिटी v हो गई। तो चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आ जा रहा है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ, यहां पर हम लोग लिखेंगे एम जी आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और पूरे को डिवाइड करना होगा किससे, माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर से, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग लिमिट क्या भरेंगे, लिमिट हमारे को भरनी होगी 0 से v तक, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान है, तो ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा t अपॉन एम इंटू आर, है ना। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते, एक बार हम लोग v भरेंगे, एक बार 0 भरेंगे। तो जब v भरेंगे तो कितना आ जाएगा, ln ऑफ, ये आ जाएगा एम जी इंटू आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और इसमें से क्या घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे माइनस ln ऑफ एम जी इंटू आर, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर इंटू टी अपॉन एम इंटू आर के। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ln माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln ऑफ, है ना। ये हो जाएगा एम जी आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम जी आर से, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी अपॉन एम इंटू आर, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा एम जी आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी अपॉन एम इंटू आर। क्लियर है ये बात। तो अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी इंटू आर माइनस वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी इंटू आर इंटू ई टाइम्स माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी अपॉन एम इंटू आर। ठीक है, तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एम जी आर कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी अपॉन एम इंटू आर, और दिस इज इक्वल टू वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो इतनी मेहनत के बाद देखिए फाइनली, है ना, फाइनली अपने पास v कितना आ जा रहा है, v आ जा रहा है एम जी इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी अपॉन एम इंटू आर। तो चलिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा एनालाइज करते हैं। जब t की वैल्यू 0 है ना, जब t की वैल्यू 0 है तब v बराबर 0 तो कह रही। अब t की जब वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही है ना, जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जा रहा है, तब देखिए, है ना, तो तब जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो v टर्मिनल कितना आ जा रहा है, एम जी आर अपॉन बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो बहुत बार सवाल में इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि बताइए व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है ये बात। तो हमारा जो फाइनल स्पीड का एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं ना। सवाल है, अ वायर ए बी of length L, mass M and resistance capital R
slides on a smooth, thick pair of metallic rails joined at the bottom as shown in figure. The plane of the rails make an angle theta with the horizontal. A vertical magnetic field B exists in the region. If the wire slides on the rails at a constant speed V, show that B की ये वैल्यू आएगी. ठीक है, तो बेसिकली बच्चों सवाल में ये दिया है कि ये जो वायर ए बी है ना, वो डाउन द इंक्लाइन जा रहा है वी स्पीड से. उसकी लेंथ एल है, मास एम है और रेजिस्टेंस जो है वो ए बी का कैपिटल आर है. अब यहां पर देखिए कि जैसे जैसे ये जो ए बी वायर है ये नीचे की तरफ जा रही है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लूप यहां पर क्रिएट हो रहा है, रेक्टेंगुलर लूप, उसका एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो अगर एरिया कम हो रहा है तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है. तो आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो अगर कम हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए करंट पैदा होगी यहाँ पर, है ना. तो जो करंट पैदा होगी वो क्या कोशिश करेगी, वो ये कोशिश करेगी कि आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो बढ़ सके. तो आउटवर्ड फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट आप समझ पा रहे हैं कि कैसी फ्लो करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाली, है ना. मतलब बी से ए की तरफ, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे और फिर ऐसे, है ना. ये जो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है, उसमें कुछ इस तरीके से करंट को डेवलप होना पड़ेगा ताकि बाहर की तरफ फ्लक्स कंपनसेट हो सके. ठीक है, अब हमें सवाल में ये भी दे रखा है कि स्पीड जो है वो v है, कांस्टेंट है. अच्छा, ए बी रॉड की लेंथ जो है वो l है. ठीक है, और एक काम करते हैं, ये जो तिरछी लेंथ है ना, जैसे कि ये जो अलोंग द इंक्लाइन वाली लेंथ है, इसको चलिए हम लोग एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं. मतलब मैं इस पूरे के पूरे इंक्लाइन का ना साइड लुक ड्रॉ करना चाह रहा हूं. तो चलिए ये देखिए मैंने साइड लुक दिखाया है. अब मैं एक और काम करता हूं, ए बी तो है ही, यहां पर मैं सी और यहां पर मैं डी दिखा देता हूं. मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है वो सी हो गया. तो हमारे को दिख रहा है कि लेटर से कि बी सी की जो लेंथ है ना, इसे मैं कॉल कर लेता हूं एक्स. तो मैं बी से सी तक की दूरी को कितना कह रहा हूं, एक्स कह रहा हूं. तो आप समझ पा रहे हो कि एरिया ऑफ दिस ए बी सी डी लूप है ना, वो मैं किसी भी मोमेंट पर कितना कह सकता हूं, एरिया में कह सकता हूं L इंटू एक्स. ये हो गया एरिया. ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है, अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन जो है हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना. मैंने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को चुन लिया, ये रहा एरिया वेक्टर. अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, ये तो वर्टिकली अप है ना, ये तो ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल है. तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो गया. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, थीटा है ना. तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख देता हूँ. तो यहाँ से फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया बी इंटू एल इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है. तो यहां मैंने कॉस थीटा लिख दिया. अब आप देखिए यहां पर ईएमएफ हम लोग कितना लिख सकते हैं, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बेसिकली हो जाएगा मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू एल इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी का मॉड, है ना. तो मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी. और हमें दिख रहा है कि ये जो रॉड है ये किस रेट से नीचे आ रही है, ये v स्पीड से नीचे आ रही है. तो मॉड ऑफ dx बाई डी टी बेसिकली v हो जाएगा. तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा b v l cos ऑफ थीटा, है ना. तो ये हमारे को अभी तक तो मिल गया, है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ईएमएफ आ गया तो हम लोग करंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब बी वी एल अपॉन आर इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस ए बी वायर पर, है ना, एक तो एम जी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है, उसके अलावा इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है जिसका एक कॉम्पोनेंट होगा अप द इंक्लाइन, जिसकी वजह से ए बी वायर जो है वो नेट कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है. ठीक है ना. तो चलिए हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का अप द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट कितना है. तो बच्चों हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगेन मैंने इसका साइड व्यू दिखाया इंक्लाइन का, करंट है इनटू द स्क्रीन, है ना, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई. मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड.
तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फोर्स की, वो I इंटू एल क्रॉस बी करने से कुछ ऐसी आ रही है, I इंटू एल इंटू बी, है ना। तो I इंटू एल क्रॉस बी करने पर जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो राइट की तरफ आ रही है और उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है I इंटू एल इंटू बी, ठीक है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस फोर्स का बेसिकली अप द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F का कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये बेसिकली किसके द्वारा कंपनसेट हो रहा होगा या फिर बैलेंस हो रहा होगा, mg के साइन थीटा कंपोनेंट से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डाउन द इंक्लाइन एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं mg साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू f कॉस थीटा, और f कितना है, वो है I L B, तो आगे कॉस थीटा लिख देते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, I की वैल्यू खुद कितनी है, I की वैल्यू है BVL cos थीटा अपॉन R, है ना। तो I की वैल्यू है BVL cos ऑफ थीटा अपॉन R, और साथ में और क्या यहां पर आ जाएगा, L इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो mg साइन थीटा की वैल्यू हमारे को मिल गई। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, सवाल में हमें प्रूव करना है कि b की वैल्यू क्या आ रही है ना। तो b की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ, है ना, बहुत सारे टर्म बनेंगे, यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है तो मैंने इसीलिए अंडर द रूट पहले ही ले लिया, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, एम जी टाइम्स आर टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, यहां पर आ जाएगा एक तो v आ जाएगा, फिर एक l स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां पर cos थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से b की वैल्यू आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, अंडर द रूट ऑफ mgr साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही आना चाहिए था, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है ना, एम जी आर साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम जी आर साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने बेसिकली करा क्या, हमने ये देखा कि डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा लग रहा है और अप द इंक्लाइन एफ का कॉस थीटा लग रहा है, और दोनों कंपनसेट हो रहे हैं क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ये जो रॉड है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। क्लियर है ये बात। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सेकंड लेक्चर खत्म हो गया ईएमआई का, और काफी सिंपल सा था, एंड आई होप कि आपको भी आसान लगा होगा। इन केस अगर कोई डाउट आता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।